हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, पहले मैंने जो टेस्ट दिया था उसका आप लोगों को आंसर लिख के भी भेज दिए थे और 2 ऑडियो भी भेजी थी जिसमें उसका क्लेरिफिकेशन भी आपको समझा दिया था। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना। हालांकि किसी की इंक्वायरी आई नहीं, तो मुझे लग रहा है कि सभी को समझ में आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, कल अपना हो गया था कौन सा, अपन ने रूट की दोनों कर ली थी, डाइकोट और मोनोकोट, और स्टेम भी मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था जिसमें डाइकोट मैंने आपको करवा दिया था। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर हम डाइकोट की बात करते हैं तो अधिकतर जो आपके हैं एग्जाम्पल उसमें या तो ग्राम की मिलेगी या सनफ्लावर की। और अगर मोनोकोट की बात करते हैं तो हमारे पास में मेज़ है, उसकी आपको ट्रांसफर सेक्शन की फ़ोटो या एग्जाम्पल वहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक बीजपत्री तना या मोनोकोट स्टेम। और इसमें अगर जब अपन देखते हैं तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मेज का, मक्के का। और हालांकि आपके बुक में सिर्फ डिफरेंसेस, कल भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपको डिफरेंसेस अगर आप याद करते हो, डाइकोट की पूरी स्ट्रक्चर कर लो और मोनोकोट में केवल डिफरेंस याद कर लो कि ये डाइकोट में नहीं है, ये मोनोकोट में। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर डिफरेंस देखते सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि अगर आप डाइकोट का देखोगे तो कल मैंने आपको एक टीएस गोल सा दिखाया था और उसमें सारे वेस्कुलर बंडल बिल्कुल क्या थे, अरेंज थे, एक ही उसमें रिंग में लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मोनोकोट स्टेम को काटोगे तो उसमें आपको सारे वेस्कुलर बंडल कैसे मिलेंगे, बिखरे हुए मिलेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि अगर वेस्कुलर बंडल या संवहन पुल बिखरे हुए हैं तो ये क्या है, मोनोकोट स्टेम। फिर उसके बाद में इसमें क्योंकि ये एक वर्षीय वाले पौधे होते हैं अधिकतर, तो इसमें आपको ट्राइकोम या स्टेम हेयर्स भी नहीं मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखो, इसमें मतलब अंदर कोई क्लियर नहीं, कोई आपको हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स या पिथ, कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल अलग अलग नहीं दिखेगी। ऐसे ही दिखेगा कि पूरे में वेस्कुलर बंडल जो है यहाँ पर गिरे हुए। तो इसमें देखो, सबसे पहले बाहर की तरफ जो है अधिचर में और जो सिंपल कोशिकाओं की बनी हुई है। फिर उसके अंदर फिर है अधस त्वचा, हाइपोडर्मिस है, जो कि स्क्लेरन काइमा यानी कि जो दृढ़ ऊतक होते हैं उसकी बनी हुई यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद में कॉर्टेक्स है, तो उस कॉर्टेक्स में आपको ये दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो है संवहन पूल में आपको सबसे पहली बात तो ये कैसे हैं, कोलेटरल है और लेकिन बंद है। बंद मतलब कि इसमें एधा है वो अनुपस्थित होती है। अगर एधा होती है तो उपस्थित मतलब खुले हुए, और अगर एधा अनुपस्थित है तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को अपन क्या बोलते हैं, बंद प्रकार के। फिर उसके बाद में देखो, अगर हम बाहर की तरफ देखें तो छोटे वेस्कुलर बंडल है, और अंदर की तरफ जाके देखोगे तो आपको बड़े वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो पिथ वगैरह इतनी ढंग की नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आपके बुक में तो नहीं है, लेकिन अगर आप वेस्कुलर बंडल को देखते हो तो इसका वेस्कुलर बंडल बिल्कुल जैसे जोकर का मुंह होता है उस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे 2 बड़ी सी आपको वाहिकाएं दिख रही हैं, और नीचे जो है एक और जैसे मुंह होता है अपना उसी तरह से संरचना है, और ऊपर कैप जैसा है तो वो स्टार्ट शीट है। तो इस तरीके से जो है इसके बंडल शीट वेस्कुलर बंडल है उसका डायग्राम कभी कभी जो है आ जाता है, बाकी इसमें और ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये डायग्राम आप उसको करके देख लेना। कल मैंने आपको कहा भी था कि भाई मुझे डायग्राम बना के भेजना, तो शायद आप लोग बहुत बिजी हैं पढ़ाई में, तो 2-4 बच्चों ने भेजे, बाकी तो अपने मज़े मार रहे हैं या बहुत बिजी है। दोनों चीज़ मैं कह सकती हूँ कि या तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो टाइम नहीं मिला, या बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए इंटरेस्ट नहीं है। तो जो भी है तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे अगला जो इम्पोर्टेंट है, अब अपन लीफ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो लीफ है द्विबीजपत्री है, उसे तो लीफ को हम बोलते हैं पृष्ठाधार, डॉर्सी वेंट्रल। अब जैसे अगर आपने लीफ देखी है
तो डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों की लीफ देखते ही आपको समझ आ जाएगी कि ये डाइकॉट की या मोनोकॉट की, क्योंकि जो डाइकॉट की होती है वो कैसी होती है, एक तरफ तो उसमें गहरी, ऊपर तो आपको थोड़ी सी हल्की मिलेगी और नीचे की तरफ आपको गहरी वो मिलेगी। जबकि मोनोकॉट जैसे गेहूं है, तो गेहूं में क्या आधे टाइम एक तरफ धूप आती है, आधे टाइम एक तरफ धूप आती है, तो वो दोनों आपको एक जैसी। और अगर स्टोमेटा के हिसाब से भी देखें तो डाइकॉट में नीचे जो है स्टोमेटा ज़्यादा मिलेंगे, जबकि मोनोकॉट में दोनों तरफ मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो है डिफरेंसेस आपको दिखाई देंगे। तो पहले अपन बात कर रहे हैं डाइकॉट की, कि पृष्ठाधार बोल रहे हैं इसको। और अब जो लीफ है, क्योंकि लीफ चपटी होती है तो इसका सेक्शन कटिंग करने में बहुत दिक्कत, जैसे आप ये पेपर है, पेपर का आप कैसे सेक्शन कटिंग करोगे, तो इसलिए जो है इसका सेक्शन कटिंग करते हैं। और सेक्शन कटिंग में अगर इसकी संरचना आती है तो बिल्कुल किस तरह की आती है, जैसे अपनी आँख होती है इस तरीके से, इस तरीके से आपको इसमें संरचना मिलेगी। तो अभी तो ये जो डायग्राम है वो तो आधे आधे के हैं, तो ये संरचना आपको दिखाई देगी। अब इसमें ऊपर की तरफ भी त्वचा है और नीचे की तरफ भी त्वचा, दोनों तरफ इसमें क्या होती है, अधिचर्म या जो त्वचा पाई जाती है। और उस पे जो एपिडर्मिस है उन दोनों के ऊपर क्यूटिकल, जो क्योंकि वातकोत्सर्जन कम हो तो उसके लिए यहाँ पर उप त्वचा के रूप में क्यूटिकल यहाँ पर उपस्थित होती है। अब जो बाह्य त्वचा है उसमें तो आपको स्टोमेटा नहीं दिखेंगे, लेकिन निचली वाली जो त्वचा है उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, स्टोमेटा या रंध्र मिलेंगे, जो कि वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन या वाटर वेपर को रिलीज करने का काम यहाँ पर करते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ अपन क्या देखेंगे कि अगर अपन इसका बीच भाग देखते हैं, वेस्कुलर बंडल के बाद में बात करेंगे, अगर बीच वाला भाग देखते हैं तो ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं पर्ण मध्योतक, मीजोफिल। अब ये जो पर्ण मध्योतक है इसमें दो तरह की कोशिकाएं ऊपर की तरफ हैं, उनको अपन बोलते हैं पैलिसेड, वो आपको लंबी सी दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। और इनमें जो है क्लोरोफिल या हरित लवक है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। और नीचे की तरफ है स्पॉन्जी कोशिकाएं, इनको हिंदी में भी स्पॉन्जी बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा इसमें भरी हुई है इसलिए ये क्या कहलाती है, स्पॉन्जी। तो नीचे की तरफ जो आधा भाग है वो किसका है, स्पॉन्जी का। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, वेस्कुलर बंडल की। तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है वो बंडल आपको बीचों बीच भी, मतलब जितनी रिब्स, जैसे आपको पता है कि इसमें रेटिकुलेट या समांतर सिरा विन्यास होता है, तो अगर अपन काटते हैं तो सबसे बीचों बीच जो मिड रिब होती है उसमें आपको सबसे बड़ा वेस्कुलर बंडल यहाँ पर दिखाई देता है, और इसीलिए हम सिर्फ उसी की स्टडी यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो संवहन बंडल है, ये बंडल में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको फ्लोएम दिखाई दे, बाहर की तरफ आपको फ्लोएम दिखाई देगा। और इसके जो जाइलम है वो जाइलम आप देखो कि यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रोटोजाइलम है और नीचे की तरफ इसमें मेटाजाइलम है। बाकी और ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें नहीं है। और इसका जो पूरा का पूरा वेस्कुलर बंडल है, तो इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक स्टार्च शीट पाई जाती है, जिसे बंडल शीट बोलते हैं या बंडल आच्छाद बोलते हैं। और इस बंडल आच्छाद को आप याद रखना, क्योंकि जब अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर आएगी। तो ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर। उसके बाद में फिर अपन लेते हैं मोनोकोट। मोनोकोट में भी अब सबसे पहली बात कि दोनों तरफ उसमें भी त्वचा है, अधिचर्म में ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन यहाँ पर आपको ऊपर भी रंध्र मिलेंगे और नीचे भी रंध्र मिलेंगे। अब ये क्योंकि पैरेलल या समांतर है, तो यहाँ पर आपको सारे वेस्कुलर बंडल एक जैसे साइज के मिलेंगे, जबकि आपके पृष्ठाधारी में या जो डाइकॉट वाली थी उसके अंदर कैसे थे, उसके अंदर बीच में बड़ा था और साइड में आपको छोटे छोटे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सारे वेस्कुलर बंडल कैसे मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्यूटिकल दोनों पे मिलेगी, ऊपरी और निचली दोनों पर मिलेगी, रंध्र भी दोनों पे मिलेंगे। फिर यहाँ पर देखो जो मीजोफिल है, उस मीजोफिल में पैलिसेड या खंभ ऊतक नहीं होगा,
पूरा का पूरा जो है यहाँ पर स्पॉन्जी ऊतक ही होता है सिर्फ उसमें, और उसी में हरित लवक पाया जाता है, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं करते हैं। फिर देखिए इसमें अगर अपन उसकी देखते हैं संवहन पुल, तो संवहन पुल भी इसमें इतना कोई खास नहीं है। आपको फ्लोएम नीचे की तरफ ऊपर की तरफ तो दोनों तरफ आपको मिलेगा। बीच में आपको जाइलम, तो जाइलम भी कोई ऐसा व्यवस्थित नहीं है, कहीं मेटाजाइलम कहीं प्रोटोजाइलम, तो हालांकि प्रोटोजाइलम ऊपर की तरफ ही दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो है इसमें जितनी संरचनाएं, वो संरचनाएं इतनी सामान्य, इतनी स्पेशल नहीं होती हैं जितनी कि आपको किस में मिलेंगी, आपके डाइकॉट में। तो आज अपने ये तीनों हो गया, मतलब अपनी ये मान के चलो 6 चीज़ें हो गई। दोनों अपनी रूट भी हो गई, दोनों अपने स्टेम भी हो गए, और दोनों अपनी लीड भी हो गई। तो बेटा ये डायग्राम इसीलिए मेरे को कुछ मतलब नहीं, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी बनाओगे तो बनाने में, डायग्राम को लेबल करने में, नामांकित करने में कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं। और बायोलॉजी का ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। जैसे मैंने आपको अभी जितने भी क्वेश्चन अभी दिए थे नीट के, तो आपको लगा होगा कि यार एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल्स, डायग्राम अगर आप याद करोगे, लेबल उसकी, अगर अभी मान लो कि आपने डाइकॉट स्टेम की, मैंने इसलिए कहा था डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट, कि अगर आप एक बार भी उसकी स्ट्रक्चर बना लोगे, तो जब आप उसको नामांकित करोगे, जब आप उसको लेबल करोगे, तो आपको आधे से ज़्यादा संरचना याद हो जाएगी। और जब हमें कोई चीज़ याद हो जाती है तो लिखने में दिक्कत ही नहीं आती है। तो इसलिए जो है थोड़ी सी बेटा डायग्राम की प्रैक्टिस करो। और मैं इसीलिए आपको नेट से इतने कलरफुल डायग्राम भेजती हूँ कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो, और वो ज़रूरी भी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।